सको। अह, ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन ने आई थिंक 12 प्रिंसिपल्स में से एक दो प्रिंसिपल्स देखे थे, स्क्वाश एंड स्ट्रेच, टाइमिंग वगैरह। तो आज थोड़ा डिटेल में वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, और थोड़े बहुत एनिमेशन के मैकेनिक्स भी बता दूंगा, पेरेंटिंग वगैरह के कंस्ट्रेंट्स के, जितना हो पाता है एक एक करके जाते हैं। ठीक है। 12 प्रिंसिपल्स के लिए ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल्स है, तुम लोग को ये लिस्ट कहीं भी मिल जाएगी। ये मतलब एक स्टैंडर्ड है जब से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी लिस्ट को तुम लोग ये कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं भी है तो। स्क्वाश एंड स्ट्रेच अपन ने लास्ट टाइम देख ही लिया था। बेसिकली एक बॉल को बेसिकली एक बॉल बाउंस होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो मोशन की जो लाइन है, जैसे बॉल अगर ऊपर नीचे बाउंस हो रही है, तो मोशन की लाइन में अगर बहुत स्पीड में है तो स्ट्रेच हो जाता है। और अगर मोशन इसका अचानक से रुक जाए कोई इम्पल्स पे, जैसे अगर ये जस्ट ग्राउंड पे बाउंस होने वाली है, तो वो थोड़ा स्क्वॉश हो जाती है। राइट। अब नॉर्मली भले ये इफेक्ट बहुत कम हो, रियल लाइफ में ये इफेक्ट बिल्कुल होता है, पर अगर थोड़ा कम भी हो तो एनिमेशन करते टाइम थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाने से आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ये सब चीजें यूज ही करनी है, पर काफी जगहों पे ये इफेक्ट ऐसा एग्जैजरेटेड या ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाने से तुम्हारा एनिमेशन थोड़ा जल्दी समझ में आएगा लोगों को। राइट, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अ, दूसरा प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन। ये भी लास्ट टाइम देखा था कि अगर तुम कोई चीज फेंक रहे हो, जैसे बॉल करने वाले हो, राइट, तो पहले तुम अपना हाथ पीछे लोगे और फिर जोर से फेंकते हो। राइट। तो कोई एक्शन करने के पहले कोई ऑब्जेक्ट अगर उस एक्शन के लिए रेडी होता है, राइट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी तुम्हारे एनिमेशन का है, कि अगर ये बॉल यहाँ से यहाँ या ऐसे कोई फेंके जाने वाली है, तो पहले अगर ये पीछे जाके ऐसे फेंकी जाए तो वो मूवमेंट ज्यादा नेचुरल लगता है, बजाय इसके कि यहाँ से स्टार्ट हो और बस ऐसे ही फेंक दे कोई। सही। अब एंटिसिपेशन जरूरी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है उसी में हो। फॉर एग्जाम्पल, समझो किसने बॉल, समझो कोई बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, क्रिकेट का आई थिंक थोड़ा बहुत लोगों को मालूम रहेगा, तो उस हिसाब से बता देता हूँ। ये समझो यहाँ पे एक विकेट है, राइट। वैसे भी तुम लोग इस चीज को समझना चाहो, समझो यहाँ एक विकेट है और सेम यहाँ एक विकेट है। अब जब बॉलर यहाँ से बॉल फेंकता है, राइट, वो बॉल को हिट करेगा बैट्समैन। तो जब बैट्समैन वो उसका, तुम लोग देखोगे कभी भी हिट करने के पहले मोस्ट बैट्समैन क्या करते हैं, अपना बैट थोड़ा ऊपर लेते हैं, राइट, जस्ट हिट करने के पहले, ताकि उनको ज्यादा फोर्स मिले मारते टाइम, ज्यादा मोमेंटम हो बैट में। तो उसको भी एंटिसिपेशन बोलते हैं। इनफैक्ट अगर समझो तुम बॉल पीछे लेके नहीं भी डालो, अगर जैसे बॉलर आता है तो जनरली उसके हाथ में अगर बॉल हो तो बॉल का मूवमेंट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, राइट, और ये ऐसे फेंका जाता है। पर उसका रनअप भी एंटिसिपेशन का पार्ट अपन गिन सकते हैं, राइट, क्योंकि वो रनअप वाले एक्शन की वजह से, जो उसका मेन एक्शन है बॉल फेंकना, उसकी वजह से लोग पहले ही समझ पा रहे, जैसे ही वो रनअप लेके आएगा तो तुम लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली ये आगे जाके बॉल प्रॉपरली यहाँ पे फेंकने वाला है, बॉल करने वाला है, राइट। तो अगर तुम्हारा मेन एक्शन ये है कि उसका बॉल डालना और बैट्समैन का बॉल मारना,
तो एंटिसिपेशन वाला पार्ट क्या होगा? जैसे बैट्समैन का ऐसा स्टैंस लेके जस्ट हिट करने से पहले बैट को थोड़ा एक्स्ट्रा पीछे लेके जाना, या बॉलर का रन अप लेके आना, क्योंकि इन एनिमेशंस की वजह से आगे का जो तुम्हारा मेन एनिमेशन है वो उस चीज का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आ जाता है व्यूअर में, राइट? तो उन चीजों को एंटिसिपेशन बोल सकते हैं। स्टेजिंग, स्टेजिंग बेसिकली क्या है? ये जो मैंने विकेट्स लगाई, राइट, पिच समझने के लिए, जैसे ही मैं ये विकेट्स लगाता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे एक बॉल रख दी, और यहाँ पे समझो मैं एक बैट ले आता, राइट, या मैं किसी तरह इधर एक पिच बना दूं, राइट, समझो मैंने पिच बना दी, यहाँ पे एक बैट वाला रख दिया, इस पिच पे मैंने समझो दो लाइनें और बना दी, राइट। समझो मैंने, इसको मैं एक्सट्रूड करके स्केल अप करता हूँ, इसको ये ऐसा ही करता हूँ, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर स्टेजिंग को ऐसे ही समझो कि भाई वो स्टेज एक बन रहा है, राइट? स्टेज मतलब क्या? एक्टर्स परफॉर्म करते हैं एक्ट में, पर अगर स्टेज ऑलरेडी रेडी है तो तुम मोर और लेस, तुम्हारे लिए वो एक्शन समझना आसान हो जाता है। अगर कोई एक समझो एक आदमी खड़े रह के चिल्ला रहा है, राइट, जैसे जैसे मैं इसका स्टेज ज्यादा तैयार करता जाऊंगा वैसे वैसे सीन और क्लियर होता जाएगा, और ये एक्शन बराबर समझ में आएगा, राइट? अगर मैं इसका एनिमेट करता हूँ, की फ्रेम्स लोगों को याद होगी कि ये एक की फ्रेम हो गया, राइट, ये एक की फ्रेम हो गया, ऑटो की चालू कर दूंगा, और ये एक की फ्रेम हो, राइट। अब ऑब्वियसली ये नेचुरल नहीं लग रहा है क्योंकि ब्लेंडर का एक तरीका है की फ्रेम्स प्रॉपर करने का, बट उस पर अपन आएंगे बाद में कि इसको कैसे ये कर्व को ठीक किया जाए। पर हाँ, देख रहे हो, अगर ये सब चीजें बाकी सब नहीं होती, राइट, और मैं सिर्फ ये चीज बताता, सिर्फ तुमको ये फर्स्ट फ्रेम दिखाता, तो तुम शायद बता नहीं पाते कि ये बॉल क्या करने वाला है आगे जाके, जगह पे बाउंस करेगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा। पर जैसे ही मैं तुमको सिर्फ ये स्टार्ट फ्रेम बताता हूँ, तो तुमको लगभग ऑलरेडी मालूम है कि ये बॉल कैसे जाने वाला है, राइट? समझ रहे हो? तो तुम्हारा जो एनिमेशन है वो ऑलरेडी, अगर व्यूअर के दिमाग में पिक्चर
क्लियर है, तो उसको आसान होता है वो एनिमेशन होना। फिर अगर इस बॉल के बाउंस में कुछ 19-20 भी हो, तो भी वो इंसान समझ लेता है कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मेरा बॉल गलती से ऐसे भी चला गया, ठीक है, थोड़ा बहुत, या प्रॉपर नेचुरल बाउंस नहीं कर रहा है, तो भी तुम लोग को वो देखने में थोड़ा ठीक ही लगेगा कि ठीक है, तुम्हारा दिमाग वो गैप्स फील कर देगा कि अच्छा ठीक है, बॉल बाउंस हो रहा है यहाँ पे, जैसे नॉर्मली क्रिकेट में होता है, क्योंकि ये आगे आजू बाजू का जो स्टेज है वो क्रिकेट का पिच है। राइट, इसको स्टेजिंग बोलते हैं। पोज टू पोज मतलब ऐसा होता है कि अगर ये है कि मैंने जैसे अभी इसमें क्या किया कि पहले तुम लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने ये फ्रेम बनाया, राइट, फिर ये बीच का फ्रेम बनाया कि ये यहां से यहां आएगा, और फिर लास्ट का फ्रेम बनाया। फिर ये बाकी ये जो बीच के दो फ्रेम्स है, 10वां और 30वां, ये मैंने बाद में बनाया, ये देखने के बाद कि अगर मैं ये नहीं बनाऊं, ठीक है, मेरा बेसिक एक्शन ये है, राइट, पर बॉल जब फेंकी जाती है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, राइट। तो फिर मैंने ये दो की फ्रेम्स और डाले ताकि वो एक थोड़ा नेचुरल मूवमेंट लगे, ऊपर से नीचे आते हुए और नीचे से ऊपर जाते हुए, क्योंकि आर्क्स में ट्रेवल करती है ना चीजें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। तो इसको बोलते हैं पोज टू पोज एनिमेशन, राइट, कि भाई एक पोज, एक इसको बॉल का एक पोज समझ दो, ये बॉल का एक पोज है, ये दूसरा पोज है, तीसरा पोज है, फिर उसके बीच में धीरे धीरे ट्वीक करके और पोजेस बनाए जाते हैं। तो जब व्यू करते हैं, जब इंटरपोलेट करता है इनको कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, या इंसान की आंख या दिमाग इसको इंटरपोलेट करता है, तो वो एक्शन नेचुरल लगता है, राइट। धीरे धीरे आप और पोजेस ऐड करते जाओगे इसको और नेचुरल बनाने के लिए। अब जैसे अगर ये स्पिन करने वाला है बॉल, राइट, तो मेरे आगे के पोजेस ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत स्पिन कर ही रहा है क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इसको मूव कर रहा था। पर तुम लोग समझो उसके लिए मैं क्या करूंगा। मेरे को मालूम है, अगर मैं समझो डिलीट नहीं करता हूँ, राइट, मैं अगर 40th वाले को थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि भाई बॉल ने स्टंप्स को मिस कर दिया, तो भी ये नेचुरल नहीं लगेगा। क्यों? ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। तुमने ना बॉल ऐसे आया, और पहले अगर मैं सिर्फ इसको नॉर्मली आगे भेज देता, राइट, थोड़ा सा ऊपर होगा ये, पर ये भी ऐसे नहीं जाता, ऐसे स्ट्रेट लाइन में रॉकेट जैसा नहीं जाता है बॉल, पहले वाले में थोड़ा ऐसा ऊपर ही होगा, राइट, ऐसे कुछ जाता है। अब अगर समझो मैं मेरा माइंड चेंज कर लूं और मैं बोलूं कि लास्ट में मेरे को बॉल यहाँ चाहिए, तो क्या हो रहा है? अगर तुमने प्रॉपर की लगाई है और लास्ट में तुम बॉल को चेंज कर देते हो, तो ये देख रहे हो बॉल कैसे ट्रैवल कर रहा है, बाउंस होने के बाद ऐसे जा रहा है, राइट, क्योंकि 30वां की फ्रेम अभी भी इसके हिसाब से ही है। तो अगर ऐसे कर रहे हो, तो पोस्ट टू पोस्ट के हिसाब से तुमको ये चीज निकाल देनी चाहिए। ये की फ्रेम अगर अपन डिलीट करेंगे और फिर वापस इसका की फ्रेम थोड़ा सा ऊपर लेके बनाएंगे, तो ये सही लगेगा, राइट, यहां से भी, इस पर्सपेक्टिव से भी, देख रहे हो, बाउंस होने के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेता है। नहीं तो स्विंग जैसा लगेगा कि भाई बॉल हवा में डायरेक्शन चेंज कर ली, जो कि स्विंग में होता है। और इस एंगल से भी सही लगेगा कि हाँ ठीक है, पहले थोड़ा ऊपर गया फिर वापस नीचे की तरफ आर्क में ट्रेवल कर रहा है।
राइट, इसलिए पोज टू पोज एनिमेशन थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है उसका कि भाई पहले पोजेस सेट होते हैं, 0 सेट होगा, 20 सेट होगा, 40 सेट होगा, फिर उसके इन बिटवीन के जो ट्वीक्स है वो किए जाते हैं। हर बार पोज चेंज करने के बाद ट्वीक्स वापस करने पड़ते हैं। राइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फॉलो थ्रू और ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू मतलब क्या होता है कि समझो एक, बहुत क्विकली अपन यहाँ पे इसको समझ लो, ये बॉलर का हाथ है। दो चीजों को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। इसको समझ लो लगभग कि ये बॉलर का हाथ है। राइट, अब क्या होगा, थोड़ा सा एकदम ही सिर्फ सिखा रहे इसलिए लेट गो नहीं कर सकते अपन इन चीजों को, थोड़ा सा बिलीवेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये अभी के लिए इमेजिन कर लो ये बॉलर का हाथ है। अब क्या होता है, अभी के लिए ऐसे जा रहा है बॉल। राइट, अब इसमें ऐसे समझो कि एंटिसिपेशन क्या होता, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 30 से चालू हो रहा है एनिमेशन, ठीक है, ये बॉल 30वें फ्रेम पे बॉल मूव होनी चालू होती है, तो एंटिसिपेशन क्या होता कि इसके पहले, इस पूरी चीज के पहले इसका ओरिजिन यहाँ सेट कर देते। राइट, कोई भी पॉइंट पे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, हालांकि ये सब चीजें मैं वही कर रहा हूँ जो पहले बताई हुई है तुम लोग को, पर अगर कोई भूल गया या नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, इसका ओरिजिन मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो बेसिकली ओरिजिन से होता है। तो इसका एंटिसिपेशन क्या होता कि 30 पे जब ये बॉल आगे जा रही है उसके पहले, राइट, इसका रोटेशन अपन की कर देते, आई दबा के की किया है ये भी चालू करो। उसका एंटिसिपेशन ये होता, ये बॉल यहां से आता। हेलो हेलो। समझ रहे? हेलो। खैर, इग्नोरिंग दैट, ये बॉल ऐसे, इसको बोलते हैं अपन एंटिसिपेशन, कि पहले उसने हाथ पीछे लिया और फिर बॉल डाला। राइट, इसको यहाँ पे अगर मैं 0 पे ले आऊं वापस, और इसको भी पहले वाले सेम की फ्रेम पे ले आऊं, राइट, इसको बोलते हैं अपन एंटिसिपेशन। फॉलो थ्रू क्या होता है कि यहां से बॉल आना चालू हुआ, राइट, पर ये कोई मैकेनिकल हाथ नहीं है। राइट, बॉलर का हाथ तुम लोग कभी भी देखोगे, बॉल फेंकने के काफी बाद भी वो थोड़ा आगे तक मूव होता रहता है। राइट, बॉल जैसे यहाँ पे फेंक दिया उसने, पर उसका हाथ अगर पूरा नीचे जाए, राइट, थोड़ा और नीचे तक, उनका एक्चुअली काफी बॉलर्स का पूरा जाता है। तो अब भले मेरा मेन एक्शन अचीव हो गया,
राइट, ये बॉल फेंकने का। पर फिर भी मैंने इस हाथ का ये कंटिन्यू किया, तो इससे एक्शन और बिलीवेबल लगता है, राइट, कंपेयर टू जो पहले था। अगर मैं ये नहीं रखूं, तो देख रहे हो, अगर सिर्फ मेरा बॉल फेंकने का ही पूरा पॉइंट था, तो जैसे ही फिक जाए वैसे मैं हाथ बंद कर दूं मूव करना, तो कितना अननेचुरल लगता है। उसकी जगह ये ज्यादा बिलीवेबल लगता है, राइट। पीछे लिया और फिर फेंका, तो इसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, राइट, कि एक्शन खत्म हो जाने के बाद भी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, राइट। अगर तुम किसी को पंच मार रहे हो, या तुमने कभी बॉक्सिंग देखी है, तो जो इंसान पंच मारता है, वो पंच जैसे ही मुंह को लगता है वैसे ही उसका मुंह रुक नहीं जाता है, राइट। अगर वो ऐसे रुक जाए पंच मार के और सामने वाले इंसान को कुछ ना हो, तो मतलब वो सामने वाला इंसान हीरो है। तुम समझ रहे हो? तो इन चीजों का फर्क पड़ता है कि वो एक्शन जब हो गया तुम्हारा, उसके बाद उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। उन दोनों चीजों को फॉलो थ्रू ही बोलेंगे। तुम समझ रहे हो? अगर नॉर्मल वो पंच मारता है और पंच एक बार सामने वाले को लग जाए, सामने वाला गिर भी जाए, तो भी उसका हाथ, उसका मुक्का आगे जाते रहता है, राइट, क्योंकि उसने एक सर्टेन मोमेंटम लगाया उस एक्शन में। तो उसको बोलेंगे फॉलो थ्रू, राइट, वो एक्शन नेचुरल लगता है। अगर तुम जबरदस्ती ये दिखा रहे हो कि उसने पंच मारा और कुछ नहीं हुआ, या सामने वाला इंसान थोड़ा सा वाइब्रेट होके रह गया वहीं पे जगह पे, राइट, कोई बहुत बड़ा तगड़ा आदमी है, तो वो जानबूझ के किया गया है। और उससे ये समझ में आता है कि वो सामने वाला इंसान स्ट्रांग है, या जो भी है, चट्टान है वगैरह। पर बेसिकली अगर वो हो जाए, जैसे यहाँ, जैसे ही एक्शन खत्म हुआ वैसे इसका हाथ रुक जाए, तो बेसिकली वो अगर एनिमेटर ऐसा कर रहा है, तो वो बताना चाहता है कि या तो ये कोई वो मशीन वाला मैकेनिकल आर्म है। पता नहीं तुम लोगों ने मैकेनिकल आर्म देखा है कि नहीं, पर उसमें जनरली कैसा होता है कि यहाँ पे कुछ रहता है, कोई चीज रोकने के लिए। समझ रहे हो? कि यहाँ पे कुछ ऐसा पड़ा है जो इस चीज को रोकेगा, तब जाके फिर ये वाला चीज नेचुरल लगता है, राइट। तुम ऑटोमेटिकली दिमाग में अज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे कुछ होगा ही रोकने वाला, नहीं तो कोई एक्शन ऐसे अचानक से नहीं रुक जाता। तो जो एक्चुअल तुम्हारा एक्शन है, उसके बाद क्या होता है बाकी के ऑब्जेक्ट्स पे, उसके बाद का इफेक्ट, उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, राइट। वो फॉलो थ्रू के वजह से तुम काफी चीजें और भी समझा सकते हो ऑडियंस, राइट। स्लो इन स्लो आउट, बेसिकली यही चीज है जो अपन इस हाथ पे कर रहे हैं। तुम लोग नोटिस करोगे कि हाथ जब मूव होता है, जैसे इधर प्ले करके देख, तो तुम लोग देखोगे कि स्टार्टिंग में हाथ स्लोली जाता है पीछे, और फिर बाद में फास्ट होता है, राइट। जब स्टार्ट आउट होता है तो स्लो होता है, बाद में फास्ट होता है। जब रुकने वाला होता है तभी भी पहले स्लो होता है, मतलब पहले फास्ट होता है और फिर रुकने के पहले थोड़ा स्लो होना चालू हो जाता है। अगर तुम लोग एक एक फ्रेम करके जाओ, या यहाँ प्लेबैक में फ्रेम ड्रॉपिंग ऑन कर, देख रहे हो? अगर ध्यान से नोटिस करोगे, अगर मैं सिर्फ इतना ही पार्ट देखूं जिसमें पीछे ले रहा है 0 से 15 का, ठीक है, अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, तो स्टार्टिंग के 2-3 फ्रेम देखो, वो इतना ही कवर करता है डिस्टेंस, लगभग समझो ना 5 डिग्री कवर कर रहा है। और उसके आगे के 3 फ्रेम वो काफी ज्यादा कवर कर रहा है, समझो 10-15 डिग्री के आसपास। उसके आगे के 5, उसके आगे के समझो 3 फ्रेम, ठीक है, यहां तक हो गए। उसके आगे के 3 फ्रेम 30 डिग्री कवर कर रहा है। उसके आगे के 3 फ्रेम 50 डिग्री कवर कर रहा है।
तुम लोग समझ रहे हो ना कि पहले स्लो होता है फिर फास्ट होता है। एकदम अचानक से कोई चीज स्पीड नहीं पकड़ लेती। गाड़ी अगर एक्सेलरेट करती है 0 की स्पीड से 100 तक, तो पहले स्लो होती है, वो 0 to 100 1 सेकंड में नहीं पहुंच जाती। उसको 3 से 4, फिर आगे भले 100 पे चलती रहे। राइट, अगर तुमको कोई गाड़ी ऐसे भी दिखानी है कि रुकी हुई है और चलना चालू की 100 की स्पीड पे, तो वो फ्रेम 1 से ही 100 की स्पीड पे नहीं होती। तुमको पहले 0 से 100 लेके जाना पड़ेगा, फिर तुम 100 पे चला सकते हो उसको। तो वो बेसिकली स्लो इन स्लो आउट का फंडा है। अगर गाड़ी ब्रेक भी मारती है तो 0 से 100, 100 से 0 एक फ्रेम में नहीं आ जाती, तुरंत से नहीं आ जाती। स्लो 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 होके वो स्टैंड स्टिल पे आती है। दैट इज बेसिकली स्लो इन स्लो आउट। आर्क्स इज बेसिकली ये जो अपन ने देखा कि भाई बॉल ऐसा स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती, एक आर्क में जाती है। राइट, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती। राइट, इवन अगर तुम पॉइंट्स सेम भी रखो, तुम समझ रहे हो, अगर तुम ये चीज भी करते हो, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम भी रखते हो, उस हिसाब से भी चीजें आर्क में ट्रैवल करती है। उसका ग्रेविटी की कांस्टेंट फोर्स से लेना देना है, पर अगर कोई चीज फ्री में ट्रैवल कर रही है तो वो आर्क्स में ट्रैवल करती है। इवन इसका हाथ भी अगर आप देखो, कोई भी नेचुरल मूवमेंट अगर तुम लोग फिजिक्स रख के बनाओगे, तो हाथ भी आर्क में ट्रैवल करता है ऐसे। अगर तुम इसको नोटिस करो, इसका फर्स्ट पॉइंट इधर पकड़ लो। राइट, अगर सिर्फ तुम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पकड़ के चलते हो चीजों का। अब ये एनोटेशन भी एनिमेट हो रहा है क्योंकि अपन ने ऑटो की ऑन रखा है, और अगर मैं ऑटो की ऑफ कर दूं, राइट, इसका फर्स्ट पॉइंट या समझो 15th वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहाँ है। राइट, इसका एंड पॉइंट, हाथ का एंड पॉइंट। और 30 पे हाथ का एंड पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अपेरेंटली एनिमेशन में एनोटेशंस नहीं चलते, पर बेसिकली तुम लोग समझ रहे हो ना, अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, राइट, इसका एंड पॉइंट, तो अगर तुम इसको नोटिस करोगे, अगर तुम नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन बनाने जाओगे मूवमेंट के लिए, तो तुम्हारा पॉइंट्स गलत हो जाएगा। राइट, तुम कभी भी नोटिस करोगे कि वो चीज ऐसे जा रही है। राइट, अगर ये सीधी ऐसे जाती तो उसके लिए इस टिक को छोटा होना पड़ता बीच में, और फिर वापस लंबा होना पड़ता। तो नेचुरल फिजिक्स में, रियल वर्ल्ड में चीजें आर्क्स में ट्रेवल करती है, कभी स्ट्रेट लाइन में बहुत कम चीजें ट्रेवल। राइट, और आर्क्स वाला मूवमेंट ज्यादा नेचुरल लगता है बजाय स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स। सेकेंडरी एक्शन, अब जैसे वो रन अप लेके आ रहा है, राइट, अगर तुम जैसे बॉलर है, खाली हाथ से थोड़ा कम समझ में आता है। अब इमेजिन करो भाई, इसका सर भी रहता और इसके पैर भी स्टांस में रहते, या बैट्समैन है, राइट, खाली बैट्समैन का जो बैट पकड़ा हुआ हाथ है उससे नहीं होता है। अगर उसने पैर आगे जाके जमाए हैं, राइट, अगर वो समझो फ्रंट फुट पे आके शॉट मारना चाहता है, तो अपना फुट आगे लेगा। अब कोई बोल सकता है कि इसका एक्चुअल एनिमेशन, अपना जो एक्चुअल शॉट है कि बॉल डाला जा रहा है और बैट से मारा जा रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर उसका सिर्फ फ्रंट फुट आगे लेना ही उस एनिमेशन को ज्यादा नेचुरल बनाएगा। राइट, तो उसका फ्रंट फुट आगे लेना सेकेंडरी एक्शन हो गया। वो ना ही एंटिसिपेशन है, ना ही फॉलो थ्रू है। राइट, पर वो एक सेकेंडरी एक्शन है, और ना ही वो स्टेजिंग है। पर उसका फ्रंट फुट आगे लेना ही इस चीज को दिखाता है। राइट, तो वो एक सेकेंडरी एक्शन हो गया, उसका बैट घुमाने से लेना देना नहीं है। पर वो जैसे ही फ्रंट फुट आगे लेगा, तुम लोग के दिमाग में ऐसा आ जाएगा, हाँ ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नेचुरल मूवमेंट होगा बैट घुमाना और बॉल को मारना। सही है।
होपफुली समझ में आ रहा है लोगों को। टाइमिंग ऑब्वियसली इज बेसिकली भाई, अब अगर, अब जैसे अपन ने नेचुरल टाइमिंग के हिसाब से ही किया है, पर अगर समझो मैं इसका टाइमिंग अगर बिगाड़ना चाहूँ, राइट, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बॉल है, इसके आगे के जो की फ्रेम्स है, राइट, अगर मैं इनको 70, देखो 50 से 70 में ये दूसरा पाथ हो रहा है बॉल का, अगर मैं उसको उसकी जगह 90 तक कर दूं, राइट, और इस चीज को प्ले करूं, तो ये देख रहे हो कितना अननेचुरल लगता है। क्यों, मैंने बाकी की फ्रेम सेम रखे पर इसकी टाइमिंग गड़बड़ है ना, तुम लोग ये बोलोगे टाइमिंग गड़बड़ है, बाद में स्लो दिख रहा है, पहले फास्ट दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली टाइमिंग है कि कितने फ्रेम्स में कोई एक्शन कितने समय में होना चाहिए। अगर कोई पंच मारने वाला है तो ऑब्वियसली वो 3 सेकंड नहीं लेने वाला है पंच मारने में, राइट। अगर तुम फॉलो थ्रू एंटिसिपेशन सब मिला भी लो तो भी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है कोई नॉर्मल आदमी को पंच मारने में। अगर वो 5 लगा रहा है पंच में, तुम बोलोगे या तो स्लो मोशन शॉट है या तो एनिमेशन गलत ही है, स्ट्रेट अप। ठीक है, तो वो टाइमिंग है, एग्जैजरेशन ऑब्वियसली। अगर तुम कोई चीज को जितना ज्यादा एग्जैजरेटेड हो सकता है कि नॉर्मल इंसान का हाथ जितना नीचे अपन ने लिया था उतना नीचे नहीं आता हो, राइट, कि नॉर्मल बॉलर का हाथ इतना नीचे नहीं आता, तुम लोग बोल सकते हो ऐसा। बट अपन थोड़ा एग्जैजरेट करके बताते हैं ताकि पॉइंट ड्राइव इन हो। अब ये सब जो प्रिंसिपल है ये हमेशा तुम लोग को यूज करने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम कहीं अटक जाओ कि भाई मेरा एक्शन नेचुरल क्यों नहीं लग रहा है, तो तुम देख सकते हो कि मैं ये सब चीजें ट्राई करूं मेरा एनिमेशन में इंक्लूड करने का, तो क्या ज्यादा नेचुरल लग रहा है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें तुम लोग को हेल्प करती है, ये कोई कंपलसरी चीजें नहीं है। ठीक है, सॉलिड ड्राइंग इज बेसिकली, ये अपने लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है क्योंकि ये सब प्रिंसिपल्स बनाए गए थे तब 2D ही ज्यादा चलता था। ठीक है, सॉलिड ड्राइंग वुड बी बेसिकली कि अगर तुम 2D में ये इंसान का शेप बनाओ, पर 3D में ऑब्वियसली ये शेप रहता ही है ऑलरेडी पहले से ही, राइट। अब अपील इज, ये बहुत विजुअल चीज है। ठीक है, कि अब जैसे ऐसे समझ लो कि, अच्छा होपफुली देखो, मैं कुछ क्रिकेट वगैरह के एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि जनरली ये सब चीजें लोगों को आसान पड़ती है समझने में। जरूरी नहीं है हर किसी ने डिज्नी की हर मूवी देखी हो या कोई बॉलीवुड वगैरह ज्यादा देखता हो। ठीक है, तो अगर अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो नहीं समझ में आ रहा है कोई क्रिकेट के हिसाब से या कुछ, तो तुम लोग पूछ सकते हो तो मैं अलग तरीके से समझा दूंगा, पर होपफुली ये सब चीजें बहुत जनरल चीजें बताता हूँ मैं। अब समझो ये हाथ ऐसा है, ठीक है, अब इसकी जगह अगर ये पूरी चीज समझो मैं थोड़ा सा साइडवेज करता, राइट। अब जैसे ये वाई एक्सिस है, राइट, अगर मैं इसके वाई एक्सिस के की फ्रेम्स क्लियर कर दूं और पहले से इसको जरा सा ऐसे रखूं, वो की फ्रेम पड़ा नहीं तो की ऑफ कर दिया था अपन ने, और इसका हाथ को जरा सा ऐसे रखूं और बॉल को स्टार्ट भी करूं यहाँ से। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ भी 30 डिग्रीज रखना पड़ेगा मुझे इसका।
राइट। बॉल को इस पॉइंट पे भी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो लोग पहले ही समझ गए होंगे कि अच्छा भाई ठीक है, ये एक्शन थोड़ा अलग है। राइट, क्योंकि ये मलिंगा करके बॉलर था, उसका एक्शन थोड़ा ऐसा था कि वो साइड से बॉल डालता। पर ये चीज पहले से क्या हो सकता है, अब उसके बाल कर्ली थे, ठीक है। तो अगर बेसिक बताने का पॉइंट ये है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बाल ऑलरेडी कर्ली है, तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो अच्छा वो साइड से ही बॉल डालने वाला है, या उसका हाथ ऐसे कर्व्ड ही रहेगा और वो वैसे ही बॉल डालेगा। ऐसे ही अगर समझो कोई इंसान पंच मार रहा है, राइट, अगर मैं उसको सुकड़ा सा दिखाऊं और चश्मे वाला दिखाऊं, शर्ट वगैरह पहन के, मतलब ऐसा सूट वूट में या ऐसा कुछ, चश्मे वाला पतला सुकड़ा नाटा, तो वो थोड़ा अनबिलीवेबल के साइड पे चला जाता है ना। और उसकी जगह सेम बाजू में एक सेम एनिमेशन रखूं जिसमें वो मतलब ऐसा टैटू वगैरह कराया हुआ थोड़ा खूंखार टाइप आदमी, ठीक है, मोहॉक वोहॉक और पता नहीं फेस पे स्कार वगैरह, बेसिकली देख के लगता हो उस कैरेक्टर को कि वो लड़ाई झगड़ा करता है, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो पंच मारेगा, राइट। इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है। और जितना मैं उसको खूंखार बना सकूं उतना मेरा एनिमेशन अच्छा लगेगा, राइट, देखने में। ये पॉइंट है कि तुम लोग ये भी नॉर्मली सब एनिमेशन वगैरह में देखोगे, अब जैसे विलन है, राइट, अब वो विलन वाली हरकतें करने वाला है, तो उसको दिखाया भी विलन जैसा जाता है। समझ रहे हो? अगर इधर से आता हुआ भाग के बॉल डालने वाला आदमी, अगर वो रनअप लेते टाइम उसको पसीना आया हुआ है, तो वो अपील ज्यादा आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये जोर जोर से बॉल डाल रहा है, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर लगातार, राइट। अगर वो आदमी फिट है, अगर फिट आदमी रनअप ले रहा है, तो ये बिलीवेबल ज्यादा हो जाता है कि वो बॉल डालने वाला है। अगर कोई समझो अनफिट आदमी है या बहुत मोटा आदमी वो भाग के आ रहा है, तो भी एक्शन तो तुम फिर भी दिखा दोगे, बट वो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर विलन्स को तुम लोग देखोगे उसको पहले से ही खूंखार दिखाया जाता है, राइट, स्कार वगैरह होगा। एक लायन किंग बहुत अच्छा एग्जांपल है, शायद ये लोग ये वही यूज कर रहे हैं। अब स्कारफेस है, राइट, इसका नाम स्कारफेस है, अगर किसी ने लायन किंग देखी होगी तो ये विलन है, तो इसके मुंह पे स्कार होगा। तुम लोग समझ रहे हो, पहलों की लड़ाइयों से नॉर्मली विलन्स के मुंह पे तुम लोग देखोगे ही ऐसा, क्योंकि ये सब चीजें उस एक्शन का अपील बनाती है कि जब वो विलन विलन टाइप कुछ हरकतें करेगा, अब जैसे इसमें शायद डराने की या भड़काने की कोशिश कर, तो जब वो ऐसी हरकत करता है और इसके मुंह का स्कार वगैरह वो लोग प्रॉपरली दिखाएंगे एनिमेशन में, उसकी आंखों का ये तरीका, अब जैसे कोई बहुत बहुत स्लाय कैरेक्टर होता है, स्लाय मतलब बहुत चालाक, चालाक आदमी, बहुत कंस्पिरेसी करने वाला, राइट। तो उसकी आंखें तुम लोग देखोगे सांप जैसी कर देते हैं, कभी भी नोटिस करना। तो क्योंकि ऑलरेडी वो सांप जैसी आंख देख के तुम लोग को लग जाता है अच्छा ये चालाक टाइप का आदमी दिखाने वाले, तुम लोग भले कॉन्शियसली ऐसा नहीं सोचते होगे, पर कभी भी नोटिस करना, अगर पीछे आके तुम लोग देखोगे कि भाई कोई चालाक चालाक कैरेक्टर मैंने कहाँ देखा था, अगर कोई चालाक कैरेक्टर आता है दिमाग में, तो कभी भी जाके नोटिस करना कि उसकी आंखें पहले सांप जैसी थी, तब जाके तुम लोग को लगा कि चालाक है। भले तुम लोग इसमें ऐसा नहीं सोचो, दिमाग में कॉन्शियसली ये बात नहीं सोचो, पर देख के चालाक लग जाता है ना कोई इंसान। तो जिसकी आंखें थोड़ी सी छोटी, अगर वाइट स्नेक आइज टाइप रहती है, तो वो चालाक लग जाता है। तो ये सब चीजों से, तो जब वो कुछ बोलने जाएगा, तब तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी वो चीज रहेगा ही कि यार ये चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है,
मैनिपुलेट करने वाला है अभी आगे जाके, और फिर जब वो एक्चुअली वो एक्शन करेगा, तब तुम फटाक से पकड़ लोगे, अच्छा भाई जो एनिमेटर है वो ये दिखाना चाहता है, राइट, कि यार ये स्टोरी चल रही है। राइट, कोई डायलॉग अगर दो इंसान एक ही जैसे डायलॉग बोले, अगर अपने अपने हिसाब से बोले, तो वो इंसान के अपियरेंस से तुम लोग जज करते हो ना कि ये मैनिपुलेटिवली ये डायलॉग बोल रहा है, या ये झूठ बोल रहा है, या सच बोल रहा है। राइट, अगर सेम डायलॉग दो जन बोले, एक जन बोलता है तो ऐसा लगता है सच बोल रहा है, दूसरा जन बोलता है तो ऐसा लगता है यार झूठ बोल रहा है शायद। राइट, पर फिल्मों में तुम लोग देखोगे तुरंत मालूम पड़ जाता है। राइट, अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वो तुरंत मालूम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो एनिमेटर्स उस हिसाब से बुलवाते हैं। तो इंसान कैसा दिखता है, उसका अपियरेंस, या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, अगर कोई टूटी फूटी गाड़ी चल रही है रोड पे, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसा धप धप करके बंद हो जाएगी शायद। राइट, और अगर एक चमकती हुई अच्छी सी गाड़ी चल रही है, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत कम रहेगी कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी या अभी रुक जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चीजों के अपियरेंस से भी एक्शन का एंटीसिपे एक टाइप का एंटीसिपेशन समझ। राइट, या खूंखार आदमी पंच मारता हुआ ज्यादा अच्छा दिखता है बेसिकली, बजाय इसके कि कोई स्किनी या ऐसा कोई जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं हो, वो कैरेक्टर पंच मारेगा तो इतना अपीलिंग नहीं लगता। राइट, हीरो पंच मारता हुआ तभी अच्छा लगता है, मस्कुलर हो थोड़ा ऐसा। तो ये सब चीजें, चीजों का अपियरेंस भी वो अपील डिसाइड करता है कि तुम्हारा एनिमेशन कितना अच्छा लगेगा। राइट, होपफुली इतना सब समझ में आ रहा है, इतना ही है, ये 12 प्रिंसिपल्स है। तो तुम लोगों को ये सब चीज में कोई डाउट है, नहीं तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है अपने पास, 5 मिनट है, तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अब समझो ये सब चीजें हैं, अब क्या होता है इसमें बताना, चलो इस पे बता दो, ठीक है, ये कोई दूसरा काम चालू था, बट इस पे बताना वो कॉन्सेप्ट आसान रहेगा। ये वाले पे नहीं बताता हूँ, ये वाले पे बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये स्टारशिप है, राइट, अपन इसका नॉर्मल एनिमेशन है क्या होगा। अब समझो ये ऐसी नहीं होती। ठीक है, तुम जब ऐसा कुछ बनाने जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारी सब चीजें एक साथ में नहीं होगी। ठीक है, ये वाला डिलीट कर देते हैं। राइट, ये लैडर भी डिलीट कर देते हैं, इसका भी कुछ काम नहीं है। जब बेसिकली ये स्पेसशिप जब फ्लाइट में होगी, ठीक है, अभी के लिए उनको भूल जाओ। पर बेसिकली क्या होगा, चीजें अलग अलग होगी, ये सब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, अगर तुम सच्ची में देखना चाहते हो। राइट, उसके विंग्स अलग होंगे, हो सकता है ये सब गन्स अलग हो। राइट, अभी के लिए ये दो ही पकड़ लो कि भाई इसके विंग्स अलग है और ये अलग है। राइट, अब ऑब्वियसली मैं जब एनिमेट करने जाऊंगा, तो समझो मैंने इसको एनिमेट किया। राइट, पहले मैंने इस पे की फ्रेम लगाया, और 30 पे
इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, राइट। अब तुम लोग बोल सकते हो कि अच्छा विंग्स पे तो वापस फिर एनिमेशन करना पड़ेगा, राइट। विंग पे भी फिर अलग से की यहाँ पे लगाऊं मैं, फिर 30 पे जाके वापस की लगाऊं। पर हो सकता है भाई मेरा कुछ मिसमैच हो जाए ना भाई। अब मेरे को पूरे टाइम तो याद नहीं रहने वाले मेरे विंग्स कहाँ थे, राइट। तो फिर जब मेरा एनिमेशन होगा तो मालूम पड़ेगा भाई विंग्स तो स्लाइड हो रहे हैं। तो हर बार ये करना पॉसिबल नहीं होता है, समझ रहे हो। तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मतलब क्या, मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, अपना प्रॉब्लम क्या है कि भले विंग्स अलग ऑब्जेक्ट है, और अगर समझो मैंने इसको 4 मीटर आगे बढ़ाया, तो विंग्स भी 4 मीटर आने चाहिए, समझ रहे हो। अच्छा मेन प्रॉब्लम कब होगी, ये तो फिर भी ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा। अब मैं क्या करूं, समझ रहे हो। पहले शायद 90 पे था, अगर ऐसा कुछ एनिमेशन है मेरा, फिर मैं क्या करूंगा। ये तो फिर भी चलो हाथ से मैंने कर भी लिया, इसको 4 मीटर आगे किया, तो इसको भी मैं 4 मीटर हाथ से इनपुट करूँ। पर मैं चाहता हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट जैसे जाए जो बाकी के 3 4 ऑब्जेक्ट है, थ्रस्टर पकड़ लो या विंग्स पकड़ लो, हो सकता है कॉकपिट भी अलग ऑब्जेक्ट है, नीचे के मिसाइल्स अलग ऑब्जेक्ट है। तो वो चीज कैसे होगी, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन पेरेंट पेरेंटिंग करके एक टेक्निक यूज करते हैं। हो सकता है तुम लोग को मालूम हो पहले से, मैं भी सीखा हो, बट पेरेंटिंग बेसिकली होता है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैं एक रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ इसको कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, राइट। अगर इस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसका स्केल कम ज्यादा करता हूँ, रोटेट करता हूँ, या लोकेशन चेंज करता हूँ, ये 3 चीजें, इनको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं कुछ ट्रांसफॉर्म करूँ तो ये ऑब्जेक्ट भी अकॉर्डिंगली बिहेव करे, राइट। एक बच्चे जैसा, पेरेंट का बच्चा कैसा होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई समझो पेरेंट रोड क्रॉस करता है, तो बच्चा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है, राइट। पेरेंट अगर घूमता है, राइट साइड में पेरेंट ने बच्चा पकड़ा है, राइट हाथ से उसका हाथ पकड़ा है, पेरेंट अगर घूमा क्लॉकवाइज तो बच्चा भी साथ में क्लॉकवाइज घूमता है, राइट। ऐसा नहीं है कि पेरेंट क्लॉकवाइज घूमा तो बच्चा भी उधर ही क्लॉकवाइज घूम गया अपनी जगह पे, नहीं, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूमता है, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस चीज को घुमाऊं 90 डिग्रीज, राइट, और इस चीज को घुमाऊं 90 डिग्रीज, अब क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है तो ऐसा लग रहा है, बट अगर समझो नॉर्मली तुम कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उन चीजों का सेम ओरिजिन नहीं रहेगा। इसका ओरिजिन समझो इसके सेंटर पे है, अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी 90 घुमाओ तो ये तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि ये चीज इसके साथ ही घूमे। अगर मैं कोई चीज ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये चीज ऐसे घूमनी चाहिए ना, और ना कि ये अलग से और वो अलग से। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको हर बार मैन्युअली करने की जगह इसके सब की फ्रेम्स डिलीट कर दो, राइट। अभी के लिए ये जा रहा है, अपन क्या करेंगे इसको, इससे कंट्रोल पी दबाओगे ना, ठीक है। सिलेक्शन का ध्यान रखो, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, डार्क ऑरेंज में, लाइट ऑरेंज में एक्टिव ऑब्जेक्ट, राइट। कंट्रोल पी करो तो एक पेरेंट करने के काफी सारे ऑप्शन आते हैं, अभी के लिए खाली कॉन्सेप्ट समझ लो। ऑब्जेक्ट बोलूंगा कीप ट्रांसफॉर्म कर, राइट। अब क्या होगा, ये चीजें इसके एनिमेशन के साथ जाएगी, इट विल बिहेव एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं चीजों को पेरेंट करने के, ये बेसिक तरीका ये है बाय डिफॉल्ट, अगर तुम लोगों को ज्यादातर यही काम आएगा, ऑब्जेक्ट विद कीप ट्रांसफॉर्म, राइट। अगर तुम कीप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोला सेट ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम, राइट। इसको ऑल्ट पी कर देता हूं जिससे क्लियर पेरेंट होता है, राइट। अगर मैं ऐसे करूं सिर्फ, तो प्रॉब्लम क्या होती है,
कि अभी के लिए जा रहा है, बट तुम लोग नोटिस करोगे कि अगर समझो ये ऐसे हो गया, राइट, अगर मैं इसको ऑल्ट पी करता हूँ, क्लियर पेरेंट, तो ये यहाँ चला जाएगा, राइट। और अगर मैं इसका क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म करता हूँ, कीप ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, इस पेरेंट के रिलेशनशिप की वजह से इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये कुछ मूव हुआ है, कुछ रोटेट हुआ है, राइट, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे रखना है या नहीं रखना, समझ रहे हो। तो ये पेरेंट करते टाइम समझो, अगर मुझे इसको यहां हिला के फिर वापस पेरेंट करना हो इस पे, तो वो वर्क नहीं करेगा। बजाय इसके कि अगर मैं इसको वापस पेरेंट करूं और बोलूं कि ट्रांसफॉर्म अपना इंटैक्ट रख के पेरेंट हो, तो वो एज इंटेंडेड वर्क करता है। लोग समझ रहे हो। अगर ये जैसे मैंने पेरेंट किया है, इसका लोकेशन देखो, राइट, इसका लोकेशन अगर मैं 0 कर दूं, तो वो इस ऑब्जेक्ट के 0 पे आ जाता है। समझ रहे हो, होपफुली मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ट्रांसफॉर्म लगेगा, राइट। वाई एक्सिस में तुम लोग इसको ऐसे लेके जाओगे, जेड एक्सिस में ऐसे लेके जाओगे, वाई एक्सिस में वापस ट्राई करो, राइट। अब ये इसका ट्रांसफॉर्म बन चुका है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलता हूँ ऑल्ट पी, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रखेगा। क्लियर पेरेंट करूंगा तो भी रखेगा, बट सिर्फ फर्स्ट फ्रेम पे। यहाँ पे अगर मैं क्लियर पेरेंट कर दूं, तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक चीज है पेरेंटिंग का। नेक्स्ट टाइम अपन इन डिटेल देखेंगे, इनवर्स वगैरह से क्या फर्क पड़ता है, विदाउट इनवर्स से क्या, वर्टेक्स पे कैसे पेरेंट करते हैं चीजों को। देख लेते हैं आज के। इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ लो। अटेंडेंस एक और बार देख लेते हैं, तो क्या है। श्रेया, राहुल, प्रेम, आई गेस कोई और भी है, ईशा, राइट। ठीक है, डाउट में तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।